केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार देश ही नहीं प्रदेश में भी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा किए जा रहे कामों के बारे में डिजियाना न्यूज के संवाददाता पलाश राठौर ने राष्ट्रीय सांस्कृतिक कोष काउंसिल के सदस्य भरत शर्मा से खास चर्चा की। नमस्कार, डिजियाना न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं पलाश राठौर। आज हमारे साथ में है केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालय के सदस्य भरत शर्मा जी। हम आपसे सीधे मुखातिब करवाते हैं भरत शर्मा जी, जो कि इंदौर से ही जुड़े हुए हैं। सर, स्वागत है आपका डिजियाना न्यूज़ में। सर, सबसे पहले जानना चाहेंगे, आप इंदौर से जुड़े हैं और दिल्ली में आज आप केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालय में जाकर सदस्य, जो कि बहुत बड़ी उपाधि है, उसको आप किस तरह से देखते हैं? सबसे पहले तो मैं केंद्रीय संस्कृति मंत्री डॉक्टर महेश शर्मा जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने ये विश्वास मुझ पर जताया। और वाकई मेरे लिए गर्व की बात है कि मध्य प्रदेश से पहली बार किसी सदस्य को नेशनल कल्चर फंड काउंसिल के नाम चुना गया है, और न सिर्फ काउंसिल में बल्कि एग्जीक्यूटिव कमेटी में भी उन्होंने मुझे लिया है। तो ये वाकई गर्व की बात है मेरे लिए भी और प्रदेश के लिए भी। सर, हाल फिलहाल में संस्कृति से बिछड़ता जा रहा है मध्य प्रदेश। देखने में आ रहा है कि कहीं ना कहीं धरोहरें नष्ट होती जा रही है। महू में कई धरोहरें हैं। उसके बाद में हम बात करें मांडव की, और मांडव के पास ही की बात करें तो मंडलेश्वर भी एक धरोहर, मतलब बहुत बड़ी धरोहर मानी जा सकती है। उसको लेकर मंत्रालय क्या करने वाला है? ये मान के चलिए कि लगभग 2700 से ज़्यादा धरोहरें हैं जो चिन्हित हैं, जो आर्कियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के अंतर्गत तो जमा है। और राहत साहब ने अभी मांडव का प्रश्न उठाया, तो हाल ही में अभी मांडव के लिए लगभग 8 करोड़ का फंड नेशनल कल्चर फंड काउंसिल से गया हुआ है। और बड़े आपको खुशी की जानकारी दे दूं कि लाइट एंड साउंड शो के लिए काफ़ी समय से मध्य प्रदेश प्रयासरत था, और नेशनल कल्चर फंड काउंसिल की मदद से लाइट एंड साउंड शो का वहाँ पे बजट पूरा हो चुका है, कार्यक्रम पूरा हो चुका है, और बहुत जल्दी आपको मांडव में लाइट एंड साउंड शोज देखने को मिलेंगे। इसी प्रकार से जितनी राष्ट्रीय धरोहर हैं जो स्टेट गवर्नमेंट के अधीन में है, उसकी जवाबदारी स्टेट गवर्नमेंट की है, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन में है उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। हम लोगों ने लगभग 200 करोड़ से ज़्यादा के काम तो अभी कर ही दिए हैं पिछले 6 सालों में। और अभी जो रिसेंटली बजट हमारे पास बचा है, इसका फंड अलोकेशन करके हम ऐसे चिन्हित धरोहरें हैं जिनमें वाकई कोई गुंजाइश है काम करने की, उस पर हम काम करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी राजवाड़ा चूँकि स्मार्ट सिटी में आ गया है, अन्यथा राजवाड़ा को भी पहले हमने NCF के माध्यम से करने का सोचा था, बट फॉर्चुनेटली अभी वो राजवाड़ा स्मार्ट सिटी के फाइनेंशियल बजट में आ चुका है। तो आप बहुत जल्दी देखेंगे कि काफ़ी डेवलपमेंट्स होने वाले हैं, और जितने नेशनल मॉन्यूमेंट्स हैं या जितने ऐसे संस्थाएं हैं जो संस्कृति के लिए काम कर रही हैं, जो संस्कृति को बढ़ावा देने का काम कर रही है, उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं कि किस प्रकार से उसको फाइनेंशियली स्टेबल करें और किस प्रकार से कलाकारों को और सांस्कृतिक धरोहरों को बचाने का काम करें। सर, इससे मध्य प्रदेश से आप जुड़े हैं, मध्य प्रदेश के इंदौर से आप जुड़े हैं, तो क्या इसका फ़ायदा इंदौर को मिलेगा कहीं ना कहीं? जी, मैं आपको जानकारी बताऊं कि मैं नवंबर में ही मेंबर बना हूं काउंसिल का, और मेंबर बनते ही मैंने मध्य प्रदेश में भोपाल, इंदौर, जबलपुर, या 3 जगह मेरे सब कलाकारों के साथ में अलग अलग विधाओं के कलाकार थे। उसमें कुछ रेखा चित्र से जुड़े थे, कुछ शिल्प से जुड़े हुए थे, कुछ संगीत से थे, कुछ गायन से जुड़े हुए थे। इस सभी कलाकारों को संगठित करने का प्रयास करा है, उनकी समस्या को जानने की चेष्टा की है। कुछ लोकल समस्याएँ समझ में आई हैं मुझे, जैसे यहाँ पर ऑडिटोरियम की काफ़ी कमी है, एक छोटे ऑडिटोरियम की आवश्यकता है, वो नहीं है। जो आर्टिस्ट हैं, जो नाट्य विधा से जुड़े हुए हैं, उनको रिहर्सल करने के लिए जगह चाहिए, वह जगह नहीं है। तो जो स्कूल्स हैं, सरकारी स्कूल्स हैं, वहाँ पे प्रयास किए गए हैं कि जो स्कूल शाम को बंद रहते हैं और वहाँ पे सुविधाएं हैं, पार्किंग सुविधाएं हैं या टॉयलेट की व्यवस्था है, ऐसे स्कूलों को चिन्हित किया गया है कि वो स्कूल के अंदर में आप रिहर्सल की प्रैक्टिस करें। इसके लिए बात की जा रही है। फाइन आर्ट्स के कुछ कॉलेजेस में फैकल्टीज़ की कमी है, उसको सुधारने का काम किया जा रहा है। तो लगभग जिस प्रकार से मैं पूरे प्रदेश में घूम रहा हूँ, तो बहुत सारी समस्याएं मालूम पड़ रही हैं, बहुत सारे सुझाव भी मालूम पड़ रहे हैं। जो पूर्व सेक्रेटरी थे मनोज श्रीवास्तव जी, उन्होंने काफ़ी अच्छे काम करे भी हैं। भारत भवन बनाया है, उज्जैन CS में भी काफ़ी अच्छे काम कर रहे हैं। कुछ अच्छे मैसेजेस भी मिल रहे हैं, कुछ शिकायतें और कुछ जानकारी भी आ रही है, और हम त्वरित निराकरण करने की चेष्टा भी कर रहे हैं। जो सेक्रेटरी है मध्य प्रदेश सरकार की, मैडम से मेरी बात हुई है, अभी नहीं आई है वो, तो वो भी मेरे साथ में उनकी बहुत जल्द एक मीटिंग भोपाल में होने वाली है। तो स्थानीय समस्याएं जो जबलपुर, ग्वालियर की, भोपाल की और इंदौर की अभी तक मेरी जानकारी में है, वो मैंने उन तक पहुँचाने का प्रयास करूँगा। कहीं ना कहीं कलाकार और कला से पटा पड़ा है मध्य प्रदेश। जी, कई बड़े कलाकार यहाँ से निकले हैं जो सेंट्रल नहीं पूरे देश से विदेशों तक अपना नाम दर्ज करा चुके हैं। क्या उनकी स्मारक या उनके लिए कुछ करना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल, आपको भी मैं मीडिया से भी मैं रूबरू इस बात में हूँगा कि ऐसी जो चीज़ें
हमारी जानकारी में नहीं आ पा रही हैं, कृपया आप लोग भी हमारे नोटिस में लाएं। जैसे किशोर कुमार जी के स्मारक को लेकर प्रयास चालू किए गए और वो बनाया जा रहा है, इसी प्रकार से जितने भी मध्य प्रदेश से जुड़े हुए जो कलाकार हैं, किसी भी विधा के हों, जिनके अच्छे काम है, सराहनीय काम है, उनको एक्नॉलेजमेंट करने का काम हम करेंगे। और आपसे भी मैं अनुरोध करता हूँ कि ऐसी कुछ जानकारियाँ, ऐसे कोई कलाकार जिन्हें वाकई ज़रूरत है या जिनके लिए हम कुछ किया जा सकता है, या ऐसी धरोहरें जो हमारी जानकारी में नहीं है, ऐसी धरोहरों को चिन्हित करके कृपया हमें बताइए कि क्या उसमें किया जा सकता है। हम बेहतर से बेहतर काम करने की चेष्टा करेंगे। सर, हाल फिलहाल में दिल्ली में आपकी एक मीटिंग हुई है जिसमें कई नए निर्देश, दिशा निर्देश जारी हुए हैं। उसको लेकर के मैं जानना चाहूँगा कि क्या क्या नए कदम बढ़ाए जा रहे हैं संस्कृति के? जी, कल ही नेशनल कल्चर फंड काउंसिल की एक मीटिंग हुई है। आदरणीय डॉक्टर महेश शर्मा जी जो हमारे मिनिस्टर हैं कल्चर के, उनके तत्वाधान में हुई है। उसमें सेक्रेटरी कल्चर भी थी, उसमें CEO भी थे और फाइनेंशियल एडवाइजरी बोर्ड के लोग भी थे। और काउंसिल के अंदर में जो नए मेंबर्स चुने गए हैं उनको भी आमंत्रित किया गया था। मैं भी उस मीटिंग में था। काफ़ी मुद्दों पर बात की गई। पुराने मिनट्स के कन्फर्मेशन की बात थी। वो होने के बाद में जो नेशनल कल्चर फंड काउंसिल का बचा हुआ बजट है, यदि हम वो बजट का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो हमें उसके ऊपर लगभग 5% का टैक्स देना पड़ेगा। वो 30% तक जाता है। तो वो राशि लगभग 4 से 5 करोड़ की अभी बनने वाली थी। तो कल एक अर्जेंट मीटिंग कॉल की गई और जितना बचा हुआ बजट है उसको किस प्रकार से जो पुराने पेंडिंग लोगों के प्रोजेक्ट्स हैं जिनको आगे बढ़ाना चाहते हैं, या संस्कृति के बचाने के लिए जिस प्रकार से संरक्षण संवर्धन के लिए और प्रमोशन के लिए जो नए हमारे पास प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, उनको किस प्रकार से जल्द पास किया जाए ताकि वो राशि बची जाए, वो राशि समुचित जगह पर सही उपयोग उसका हो पाए। एक तो वह किया। फिर वहाँ कुछ ऐसी काफ़ी राष्ट्रीय संस्थाएं हैं जहाँ पे एक पदों रिक्त थे। उन रिक्त पदों की पूर्ति के लिए भी हमने निर्णय लिया गया कि उन रिक्त पदों की तुरंत पूर्ति की जाए। इसी के अलावा कुछ IOC के कुछ मुद्दे थे। IOC का कुछ पैसा हमारे पास जमा था, वो पैसा वो चाह रहे थे किसी दूसरे फंड को ट्रांसफ़र करने के लिए। उन्हीं की रेगुलर संस्था में वो पेंडिंग इश्यूज़ थे। इसमें के छोटे बड़े कुछ पेंडिंग इश्यूज़ थे, उनका कल निराकरण किया गया। सर, एक एप्लीकेशन भी लॉन्च करने की बात सामने आई है कि एक ऐप के थ्रू जो दानदाता है दान कर सके संस्कृति को लेकर के, क्योंकि कई ऐसे दानदाता हैं जो कि दान करना चाहते हैं लेकिन उन्हें सही दिशा नहीं मिल पाती, सही जगह नहीं मिल पाती। ये बहुत अच्छा विषय आपने उठाया है। क्राउड फंडिंग एक सिस्टम चालू करना की हम प्रयास कर रहे हैं। क्राउड फंडिंग में ऐसा होगा, हम एक मोबाइल एप्लीकेशन बनाएंगे। आप आपके पसंद के धरोहर पे, मान लीजिए आप इंदौर से हैं और आप राजवाड़ा पे करना चाहते हैं या लाल बाग पे करना चाहते हैं और आप दान देना चाहते हैं और आप चाहते हैं वो पैसा सही जगह जाए, तो इसके लिए NCF का गठन का उद्देश्य भी यही है कि जो भी दानदाता पैसा हमें देना चाहता है वो नेशनल कल्चर फंड काउंसिल में पैसा जमा करता है, तो CSR स्कीम के तहत उसको हम 100% का इनकम टैक्स का रिबेट भी देते हैं। और एक सुविधा और देते हैं कि आप ही के पैसे से, मान लीजिए आपने 10 करोड़ रुपये जमा करें और आप चाहते हैं कि मैं राजवाड़ा का काम करूं, और पर राजवाड़ा का काम भी वो उन्हीं की एजेंसी के माध्यम से करना चाहते हैं, तो ये सुविधा भी नेशनल कल्चर फंड के माध्यम से दी जा सकती है कि आप ही के पैसे में, मान लीजिए अगर आपने 10 करोड़ रुपये खर्चा करें, कुछ पैसा हमें लगाना है, हम वो पैसा लगाएंगे, उस प्रोजेक्ट को रेडी करेंगे। मॉनिटरिंग जरूर हमारी रहेगी, बट अगर आप आपकी किसी व्यक्तिगत एजेंसी से वो काम करना चाहते हैं तो वो सुविधा भी हम आपको देंगे। और जो व्यक्ति जो दानदाता पैसा दे रहा है उसका रिकग्निशन भी किया जाएगा उसमें। इसी प्रकार से जो मोबाइल एप्लीकेशन की गई है उसका उद्देश्य भी यही है कि अभी तक तो हमें जितनी सरकारी संस्थाएँ हैं वहाँ से फंडिंग प्राप्त होती है, और लोकल भी ऐसे काफ़ी हमारे पास पे लोग आते हैं जो आवेदन देना चाहते हैं, जो पैसा हमें देना चाहते हैं, जो जुड़ना चाहते हैं। तो हमने एक आसान तरीका बनाया है कि एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की जाए बहुत जल्द, और उस एप्लीकेशन आप आपके मोबाइल फ़ोन से आपकी जो मर्जी है, आप 1000 रुपये, 500 रुपया, 5000 रुपया, जो आप देना चाहते हैं आपसे रिलेटेड संस्थाओं के लिए, आप वो पैसा उस माध्यम से जमा कर सकते हैं। आपकी जानकारी हमारे पास में रजिस्टर्ड हो जाएगी और आपसे रिलेटेड जिस पर्टिकुलर संस्था के लिए या जिस पर्टिकुलर मॉन्यूमेंट के लिए आप वो पैसा दे रहे हैं, उसमें क्या डेवलपमेंट हो रहे हैं, उसकी जानकारी हम समय समय पर फिर आपको अवगत भी कराएंगे कि आपने इसमें ज़रूर पैसा लगाया था और देखिए आपका पैसा सही जगह इस्तेमाल किया जाएगा। उसके साथ सर उसमें कोई कर नहीं लगाया जाएगा, जो टैक्स की बात की जा रही है, आपने कहा कि 100% छूट मिलेगी उसमें। जी जी जी, ये नेशनल कल्चर फंड का CSR के माध्यम से जो भी पैसा हमारे पास जमा होता है उसमें यह एक मात्र संस्था हिंदुस्तान में ऐसी रहेगी जिसमें आपको 100% टैक्स की छूट है। शुक्रिया सर आपका, धन्यवाद। ये थे हमारे साथ में केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालय के सदस्य भरत शर्मा जी, जिन्होंने हमें बताया और हमसे साझा की बातें जो कला और संस्कृति के लिए केंद्र सरकार आगामी नए एक के बाद एक कदम उठा रहा है। इंदौर से DGNR न्यूज़ के लिए मोहम्मद अली के साथ पलाश राठौर।